अपने चमत्कारों की वजह से विवादों में घिरे बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की चुनौती को मंजूर कर लिया। उन्होंने समिति के 30 लाख रुपए के ऑफर को ठुकरा दिया और कहा कि वे फ्री में ही सभी सवालों के जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए रायपुर आना होगा। रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू रायपुर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि उन्होंने ये दावा नहीं किया कि वो भगवान है, ना ही उनके पास कोई चमत्कार है। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर गुरु की कृपा है। हमारे पास कुछ भी नहीं, एक साधक के नाते जो हम ध्यान विधि करते हैं, जो हमारे ऊपर गुरु की कृपा है, हम उस गुरु कृपा को ध्यान करके जो प्रेरणा लगती, हम ये नहीं कहते कि हम क्या बता देंगे, हमें जो प्रेरणा लगेगी वो बता देंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नागपुर में कथा छोड़कर भागने के आरोपों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो आयोजकों से पहले ही कह चुके थे कि कथा 7 दिन की ही होगी। और अब से कुछ देर पहले जी न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर दीपक चौरसिया ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बात की। बातचीत के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने भूत प्रेत भगाने के आरोपों पर सफाई दी। तो बाबा ये तस्वीर है, आपका जो प्रेत दरबार लगता है उसकी ये तस्वीर है। आप कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, कुछ छींट रहे हैं और लोग बिल्कुल अजीब तरीके से चिल्ला रहे हैं। समझ आ गया। ये क्या है? ये अंधविश्वास नहीं तो क्या है? ये धाम की महिमा है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी, जो दो एनर्जी होती हैं, नकारात्मक एवं सकारात्मक ऊर्जा, उससे ग्रसित जो लोग हैं वो धाम पर जाते हैं और धाम पर जो हमें हनुमान चालीसा का विधान हमारे गुरुदेव ने दिया है, हम उसका प्रयोग करते हैं और गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी की जो भी सेना है, हे बागेश्वर बालाजी, ये जितने भी ग्रसित हैं शरीर में, इन सब की पीड़ा को दूर करो। और श्री हनुमान जी महाराज ऐसी लीला कर देते हैं कि उन नकारात्मक ऊर्जा के ऊपर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और वो ऊर्जा धीरे धीरे स्नेह हो जाती है। और भारत में ऐसे अनेक प्लेसेस हैं जो ISI द्वारा मार्केट हैं, जो वो भी हो हमारी अंग्रेजी 0 है। तो अगर आप उस बात को मानते हैं तो निश्चित रूप से आप ये भी मानते होंगे कि नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो उसी से ग्रसित लोग बागेश्वर बालाजी के चरणों में आते हैं। और जी न्यूज पर सफाई देते हुए बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी कहा कि वो कोई चमत्कार नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रेरणा से लोगों की मन की बात जान लेते हैं। मैंने एक इंसिडेंट सुना जिसमें आपने व्यक्ति को ये भी बता दिया कि फलाने नाम के व्यक्ति ने आपको प्रेत बाधा दी है या आपके अंदर जो है भूत प्रेत का प्रवेश कराया है। मैंने एक वीडियो ये भी सुना आपका। ये नाम कहाँ से जान लेते हैं आप कि भूत प्रेत आपके अंदर आ गया? हाँ, नकारात्मक ऊर्जा। देखो, ये दरबार की एक प्रक्रिया है। दरबार में जो प्रेरणा बागेश्वर हनुमान जी की और सन्यासी बाबा की लगती है, उस प्रेरणा के आधार पर हम बोल देते हैं। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा रहता है कि वो सत्य निकलता है, बस। अब इसको बयान नहीं कर सकते भाई। अब कोई कहे कि हवा को दिखाओ, हवा को क्या बयान करें? कोई अंधे व्यक्ति कहे कि सूर्य को दिखाओ, तो सूर्य को दिखा नहीं सकते अंधे व्यक्ति को, उसे तो अनुभव कराया जा सकता है। हमें लगता है कलयुग में सनातन के प्रचार के लिए श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की ये कृपा है कि जो चमत्कार को मानते हैं, जो मानते हैं भगवान नहीं होते, तो उनके लिए यह एक दरबार की प्रक्रिया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जी न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर दीपक चौरसिया से बातचीत के दौरान अंधविश्वास फैलाने के आरोपों पर भी अपनी सफाई दी। अब कल के दिन कलाबा को कोई अगर कहे कि ये अंधविश्वास है, माता पिता को अगर कहे कि ये अंधविश्वास है, तो धीरे धीरे लोग रामचरितमानस को अंधविश्वास। अभी एक किसी मंत्री जी का वो आया था कि रामचरितमानस जहर फैलाती। आखिर ये सनातनी लोग कब तक टारगेट बनेंगे? बाहर भारत, यहाँ पर चादर चढ़ाना श्रद्धा हो गया, बागेश्वर बालाजी के यहाँ नारियल बांधना अंधश्रद्धा हो गया, कैंडल जलाना श्रद्धा हो गया, और बागेश्वर बालाजी के दरबार में नकारात्मक ऊर्जा का उपाय हनुमान चालीसा से बताना अंधश्रद्धा हो गया। क्या भूत प्रेत होते हैं महाराज जी? आते कहाँ से हैं भगवान जाने भैया, हम तो अनपढ़ गवार हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जब पठान फिल्म पर उनके बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कभी हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म पर उंगली उठाकर देखो, फिर पता चलेगा क्या होता है। अब महाराज जी आप बताइए, आप तो सनातन का प्रचार करते हैं, लेकिन पठान फिल्म से आपका क्या विरोध हो गया? आपने पठान फिल्म और शाहरुख खान जो है दोनों के बारे में बोल दिया कुछ।
किसके काम में? पठान फिल्म को लेकर महाराज जी, जो आने वाली है अभी कुछ दिनों। पठान, हाँ अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। वो जो है, उन्होंने हर बार देखो आपकी मूवियों के माध्यम से सनातनी हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है, मिशनरियों द्वारा हमेशा सनातनियों को ही टारगेट किया जाता है। मूवी की कई दशकों तक मूवी रहती है जो लोगों पर छाप छोड़ती है। तो कृपा करके आप जो बेशरम रंग बोले हैं, ये बेशरम रंग भगवा रंग ही क्यों है? और रंग भी तो बेशरम रंग हो सकता है। और ये हम जो हमारे ऊपर उंगली उठाते उनका कहना चाहेंगे, एक बार दूसरे धर्म के लिए, हम तो बहुत साधारण आदमी हैं तो उंगली उठा लेते हो, तो भाई चिड़िया के कान कोई भी पकड़ ले, कभी दूसरे धर्म के खिलाफ उठा करके बताना, नानी याद आ जाएगी। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर आजकल तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं। आपको बताते हैं कि कौन है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बागेश्वर धाम महाराज के रूप में जाना जाता है। 15 जुलाई 1996 में एमपी के छतरपुर के गड़ा गांव में उनका जन्म हुआ था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा पंडित सेतुलाल गर्ग भी कथावाचक थे और उन्हीं से दीक्षा लेकर कथावाचक बने। आजकल छतरपुर के गड़ा गांव में ही चमत्कारी दिव्य दरबार लगाते हैं। उनके भक्तों का दावा है कि वो लोगों से पूछे बिना उनके मन की बात पढ़ लेते हैं। दावा ये भी है कि बिना पूछे किसी भी व्यक्ति की समस्या वो जान लेते हैं। हालांकि वो कथा वाचन और मन की बात पढ़ने से ज्यादा झाड़ फूंक की वजह से मशहूर हैं। उन पर अंधविश्वास और जादू टोने को फैलाने का भी आरोप लगा है। और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ दीपक चौरसिया की पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज रात 7:55 पर सिर्फ जी न्यूज पर। वहीं दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी विधायकों ने आज जमकर प्रदर्शन किया। दिल्ली विधानसभा सत्र के चौथे दिन बीजेपी विधायक आज हल लेकर विधानसभा पहुंचे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के किसानों को कोई सब्सिडी नहीं दे रही है और दिल्ली सरकार किसान विरोधी है। गाजियाबाद के जिला अस्पताल में बड़ा हादसा हुआ। यहां की पैथोलॉजी लैब की छत गिरने से कई महंगी मशीनें बर्बाद हो गई, वहीं मेडिकल स्टाफ को भी चोटें आई। हरियाणा के फतेहाबाद में चोरों ने दिन दहाड़े दुकान का ताला तोड़कर हजारों की लूट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और इसी के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। उत्तराखंड में जमीन धंसने के चलते जोशीमठ में ध्वस्तीकरण का काम जारी है। संवेदनशील इलाकों में बने होटल्स को ध्वस्त करने के साथ साथ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को भी गिराया जा रहा है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने वाले पहलवानों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। महिला पहलवानों के आरोपों की गंभीरता को देखते हुए खेल मंत्रालय इस पूरे मामले पर सख्त नजर आया, लेकिन सरकार की तरफ से इस मामले में सुध लेने के बावजूद पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर दूसरे दिन भी डटे रहे। हालांकि दूसरा दिन मौन व्रत के नाम रहा। पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी धरने पर बैठी पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया समेत कई वरिष्ठ पहलवान सिस्टम के खिलाफ ताल ठोकते नजर आए। धरने के पहले दिन मैट पर दुनिया भर के धुरंधरों को धूल चटाने वाले पहलवानों की आंखों में आंसू दिखे, तो दूसरे दिन उनकी आवाज में देश की सर्वोच्च सत्ता से उम्मीद सुनाई पड़ी। हमारी उम्मीद प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से है कि वो हमारी बात सुनेंगे। कुछ ऐसी ही उम्मीद एक दिन पहले महिला पहलवानों ने भी जताई थी। बस यही है कि जांच होनी चाहिए और गृह मंत्री सर के पास जाएंगे और फिर अपना पूरी डिटेल्स बताएंगे। असल में अखाड़े में अपनी ताकत दिखाने वाले पहलवान जब दिल्ली की सर्दी में विरोध जताने की जगह जंतर मंतर पर बैठे तो उन्होंने इसकी कई गंभीर वजह बताई। पहलवानों ने कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया में गड़बड़ी से लेकर यौन शोषण तक के आरोप लगा डाले और एक दिन पहले लगने वाले ऐसे आरोपों का सिलसिला दिन बदलने के बाद भी जारी रहा। लड़कियां आई हैं, बहुत सारी लड़कियों के साथ कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, जो हम कल से तो लड़कियों ने जो हौसला दिखाया, मैं चाहती हूँ कि और भी जो बाकी लड़कियां वो हौसला दिखाए, डरने की किसी से जरूरत नहीं है। पहलवान अंशु मलिक ने एक विदेश दौरे पर फेडरेशन के अध्यक्ष पर होटल में महिला खिलाड़ियों के कमरे के ठीक सामने के कमरे में रहने का आरोप लगाया, जो तय नियमों के खिलाफ है। महिला खिलाड़ियों के रूम थे, उन्हीं के रूम के सामने उन्होंने रूम दिया। मेरे को खुद जूनियर खिलाड़ियों ने बताया है कि वो रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे जबकि उनके सामने महिला खिलाड़ियां रहती थी।
इस तरह के संगीन आरोपों की वजह से पदक वीरों के धरने, आंसू और धधकते गुस्से की तस्वीर देश तक पहुंची तो आम लोगों से लेकर सियासी गलियारों में भी खलबली मच गई। देश के सरताजों की ऐसी तस्वीर सियासत करने वालों को दिखी तो धरने की जगह पर अपना अपना हिस्सा तलाशने का अभियान चल पड़ा, जिसकी वजह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ सड़क पर ताल ठोक रहे पहलवानों के गंभीर आरोप हैं। पहलवानों ने फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। महिला कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट ने आरोप लगाया है कि फेडरेशन के अध्यक्ष ने कई खिलाड़ियों का यौन शोषण किया है। इतना ही नहीं, सिलेक्शन के लिए होने वाले कैंप्स में कई खिलाड़ियों का शारीरिक और मानसिक शोषण करने का भी आरोप है। रेसलिंग फेडरेशन के बड़े अफसरों पर महिला कोच से भी बदसलूकी करने का आरोप लग रहा है। आरोप लग रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह जब टूर पर जाते थे तो महिला खिलाड़ियों के सामने वाले कमरों में ही ठहरते थे। कई बड़े टूर्नामेंट्स में मेडल जीत चुके खिलाड़ियों का आरोप है कि देश का नाम रोशन करने के बाद भी उनको अपमानित किया जाता है। फेडरेशन के अध्यक्ष पर कुश्ती खिलाड़ियों के सिलेक्शन में तानाशाही और मनमानी भरे फैसले लेने का भी आरोप लग रहा है। धरने पर नेताओं का पहुंचना भी शुरू हुआ तो पूरे मामले में सियासी बयानबाजी भी सामने आई। खिलाड़ियों की तरफ से सभी आरोपों की सीबीआई जांच की मांग को नेताओं के साथ से बल मिलने लगा और धरने पर पहुंचने वाले नेता समर्थन देने के बहाने प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों के साथ बैठने की कोशिश करने लगी, लेकिन वहां मौजूद खिलाड़ियों ने लेफ्ट की नेता वृंदा करात को अपने मंच पर जगह देने से इनकार कर दिया। आप नीचे आ जाइए मैडम, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। हालांकि कई नेता खिलाड़ियों की हर मांग से सहमत दिखे और उन्हें इंसाफ दिलाने में हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिया। बात निकली तो कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी ट्विटर के जरिए देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को अपना समर्थन दिया। प्रियंका ने लिखा कि इन खिलाड़ियों की बात सुनकर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियंका बोली तो उनकी पार्टी ने मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान पर निशाना साध लिया। समय तय किया जाए इंक्वायरी का और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा था, आज वो नारा खोखला दिखाई दे रहा है। चूंकि महिला पहलवानों ने फेडरेशन के अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण पर गंभीर आरोप लगाए, इसलिए इस मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने विशेष संदेश जारी कर उनका समर्थन जताया। अखाड़े में पसीना बहाने वाले पहलवान जब जंतर मंतर पर अपने साथ होने वाली ज्यादतियों की मांग को लेकर नए दावपेच के साथ उतरे तो सरकार भी हरकत में आ गई। खेल मंत्रालय ने 72 घंटे में इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की, लेकिन इस बीच चूंकि इस मामले में नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई तो कहीं कोई गलत दांव ना लग जाए, इसकी तरफ भी प्रदर्शनकारी पहलवानों का ध्यान गया। इसमें कोई भी पॉलिटिक्स न घुसाए। हम खिलाड़ी हैं, हम देश के लिए लड़ सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। इस बीच सरकार ने एक और पहलवान और बीजेपी नेता बबीता फोगाट को प्रदर्शन में शामिल पहलवानों से बातचीत करने और सरकार के रुख को बताने के लिए उनके बीच भेजा कि हमारी सरकार आपके साथ है और यहाँ तक कि हमारी सरकार ने अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि उनको 72 घंटे का टाइम भी दे दिया है जवाब देने के लिए, ये एक्शन भी ले लिया है और बहुत जल्दी आज हो सकता है इसका समाधान भी निकल जाए। इसका असर ये हुआ कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इंसाफ की उम्मीद जताने वाले पहलवानों का एक दल खेल मंत्री से बातचीत करने के लिए तैयार हो गया। बातचीत के लिए विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, संगीता फोगाट और सत्यव्रत मलिक खेल मंत्रालय पहुंचे। हालांकि इससे पहले बजरंग पुनिया ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के विदेश भागने का शक जताया। चूंकि इस पूरे विवाद के केंद्र में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह है, इसलिए अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए वो सामने आए। एक दिन पहले भी बृजभूषण इन आरोपों को गलत बता चुके हैं, लेकिन इस बार संगीन आरोपों की वजह से उनके तेवर खासे तल्ख नजर आए, खासकर यौन शोषण के आरोपों पर। कतई नहीं हुआ, एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। ऐसे में सवाल उठा कि पहलवानों के इस तेवर की वजह क्या है। जवाब में उन्होंने एक शेर का सहारा लिया, तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं। बृजभूषण सिंह ने इन आरोपों की वजह बड़े पहलवानों का असुरक्षा भाव बताया, क्योंकि नए नियम के बाद दुनिया भर में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को अगले मुकाबलों में चयन से पहले देश के उभरते पहलवानों से दो हाथ कर उन्हें मात देने की चुनौती है, ताकि देश की नुमाइंदगी का मौका सबसे अच्छे खिलाड़ी को मिले। कि ओलंपिक में अगर कोई खिलाड़ी कोटा लेकर के आता है
तो पहले जो देश के खिलाड़ी हैं उनके बीच में एक ट्रायल होगा, फिर जो देश को जीतेगा उससे ओलंपिक के जो क्वालिफाई करके आए हैं उनके बीच में एक कुश्ती होगी। अगर ओलंपियन जिसने क्वालिफाई किया है अगर हरा देगा तो उसका कोटा पक्का माना जाएगा। असल में रेसलिंग फेडरेशन कुश्ती खिलाड़ियों के आरोपों को गलत बता रहा है। बताया जा रहा है कि लड़ाई फेडरेशन पर दबदबा बनाने की है। सूत्रों के मुताबिक फेडरेशन अपने मन मुताबिक नियम बनाना चाहता है, जिसका कई पहलवान विरोध कर रहे हैं। रेसलिंग फेडरेशन खिलाड़ियों की स्पॉन्सरशिप डील अपनी दखल चाहता है, जो ज्यादातर खिलाड़ियों को रास नहीं आ रहा है। फेडरेशन चाहता है कि नेशनल कैंप और ट्रायल में सभी पहलवान शामिल हों, लेकिन कई सीनियर खिलाड़ी इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते। ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों के कोटे पर भी दोनों पक्षों में मतभेद है। फेडरेशन की दलील है कि कोटा किसी खिलाड़ी का नहीं बल्कि देश का होगा। वहीं सीनियर खिलाड़ी कोटे पर अपना दावा रखते हैं। सीनियर खिलाड़ियों का कहना है कि क्वालिफायर में जीत के बाद उनको कोटा मिलना चाहिए, जबकि फेडरेशन की अपनी दलील है कि ओलंपिक्स में जाने के लिए सबको ट्रायल देना होगा। खिलाड़ी बनाम फेडरेशन की इस लड़ाई में हरियाणा बनाम दूसरे राज्यों का मुद्दा भी अब उठ रहा है। फेडरेशन चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा राज्यों को खिलाड़ियों को जगह मिलनी चाहिए, लेकिन हरियाणा के खिलाड़ी अपना दबदबा बनाए रखने के लिए इस नियम से नाखुश बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की सफाई सामने आ गई और सरकार ने भी 72 घंटे के अंदर महासंघ को जवाब देने की सख्त हिदायत दे दी। लेकिन दबाव बढ़ाने और धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में जयपुर में भी खिलाड़ियों का धरना शुरू हो गया। यह धरने का चेहरा बनी राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष और कांग्रेस नेता कृष्णा पुनिया। चाहूंगी कि बृजभूषण जी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एथलीट्स को न्याय मिलना चाहिए। खिलाड़ियों के समर्थन में धरना और बयानों का दौर शुरू हुआ तो कुश्ती महासंघ के समर्थन में भी कुछ आवाज आने लगी। मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं सुना था और न ही मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, न ही मेरे साथियों के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ। इसके बाद तो बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में कई खिलाड़ियों के वीडियो ट्विटर पर नजर आने लगे। वह WFI प्रेसिडेंट पे जो भी गलत टिप्पणी दी जा रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और मैं उसका समर्थन नहीं करती हूँ। जाहिर है पहलवानों के बागी तेवर के बाद दोनों तरफ से जोर आजमाइश शुरू हो गई और इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने जो पहल की, फिलहाल वो बेनतीजा ही रही, क्योंकि बातचीत के लिए शास्त्री भवन के खेल मंत्रालय पहुंचे पहलवानों से करीब 1 घंटे तक जो बातचीत हुई, उसके बाद ये पहलवान वापस धरने की जगह जंतर मंतर पहुंचे और उनके चेहरे पर किसी तरह का उत्साह नजर नहीं आया। बताया गया कि पहलवानों ने बातचीत में कुश्ती संघ को पूरी तरह खत्म करने और इसकी जगह नए संघ के गठन की मांग की। खिलाड़ियों ने कुश्ती संघ में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उनके आरोपों की जांच की मांग की। चूंकि धरने पर बैठने वाले पहलवानों में ज्यादातर हरियाणा से हैं, इसलिए इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी सामने आए और खिलाड़ियों की मांगों के संवेदनशील तरीके से निपटारे के साथ ही उनकी सुरक्षा का भी भरोसा दिया। चीजों को गंभीरता से लेंगे, खास करके जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, उनकी सुरक्षा ये बहुत जरूरी है। वहीं खेल मंत्रालय में अधिकारियों से बातचीत के बाद लौटे पहलवानों ने जो दल था उसने जंतर मंतर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कुछ कहा उससे जाहिर हुआ कि सरकार पर उनका भरोसा अभी कायम है, लेकिन उनकी मांगों को माने जाने तक या ठोस भरोसा मिलने तक उनके तेवर में कोई नरमी नहीं आने वाली। तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कों का रेसलिंग का करियर खत्म होने की कगार पे हो जाएगा। खेल मंत्रालय में हुई बातचीत से पहलवानों का दल संतुष्ट नजर नहीं आया और दावा किया कि उनके पास यौन शोषण के तमाम आरोपों के सबूत हैं। आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में, उनके साथ में जो हुआ है। इस बीच सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आई कि 22 जनवरी को कुश्ती फेडरेशन की अयोध्या में जो बैठक होगी उसमें फेडरेशन के अध्यक्ष इस्तीफा दे सकते हैं। विनेश ने कहा कि इस्तीफा ही नहीं, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी वो और उनके साथी कुश्ती नहीं लड़ेंगी। सड़क पर उतरे तमाम पहलवानों के निशाने पर जो व्यक्ति है वो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह। विवादों से बृजभूषण शरण सिंह का रिश्ता कोई नया नहीं है। उत्तर प्रदेश के दबंग नेताओं में शुमार बृजभूषण शरण सिंह गोंडा के कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं। बृजभूषण 1999 में पहली बार सांसद बने थे और तब से लेकर अब तक वो एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। हालांकि 2009 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था,
लेकिन 2014 में फिर से वो बीजेपी के रथ पर सवार हो गए। बृजभूषण शरण सिंह 2011 से ही रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और 2019 में लगातार तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। हिंदूवादी छवि रखने वाले बृजभूषण 1992 में बाबरी मस्जिद गिराने के आरोप में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के साथ गिरफ्तार भी हुए थे। हालांकि सितंबर 2020 में कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। बृजभूषण शरण सिंह ने स्वामी रामदेव की कंपनी पतंजलि पर नकली घी बेचने का आरोप लगाया था, जिस पर पतंजलि ने उनको लीगल नोटिस भी भेजा था। 2018 में कुश्ती में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू करने का क्रेडिट भी बृजभूषण शरण सिंह को ही जाता है। डी कंपनी सिंडिकेट और टेरर फंडिंग की जांच में जुटी एनआईए को पता चला है कि कराची एयरपोर्ट का मालिकाना हक एक तरह से दाऊद इब्राहिम के पास ही है। ये खुलासा छोटा शकील के बहनोई और गिरफ्तार आरोपी सलीम कुरैशी की पत्नी साजिया मोहम्मद ने किया है। जबकि साजिया के साथ मुंबई में मौजूद टूर एंड ट्रैवल एजेंसी के मालिक से पूछताछ में पता चला है कि कराची एयरपोर्ट पर दाऊद से मिलने आने वाले लोगों, परिवार वालों और करीबियों के पासपोर्ट पर स्टैंप तक नहीं लगाए जाते। यही नहीं, दाऊद से मिलने आए हुए लोग जब वापस रवाना होते हैं तो उन्हें पाकिस्तान की कनेक्टिंग फ्लाइट में भी इमिग्रेशन क्लियरेंस की जरूरत नहीं होती और उन्हें सीधे दुबई या गल्फ कंट्रीज में रवाना कर दिया जाता है। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी को भी दाऊद इब्राहिम या छोटा शकील से मिलने या पाकिस्तान पहुंचने की भनक तक नहीं लगती है। कराची एयरपोर्ट के अंदर के वीआईपी लाउंज से ही उन्हें रिसीव किया जाता है और सीधे दाऊद इब्राहिम या छोटा शकील के घर पहुंचा दिया जाता है। एनआईए की पूछताछ के दौरान सलीम कुरैशी की पत्नी साजिया मोहम्मद ने बताया कि छोटा शकील की पत्नी नजमा उसकी बहन है और छोटा शकील की बेटी जोया उसकी भतीजी है। जबकि सलीम की पत्नी ने एनआईए की पूछताछ में ये भी कबूल किया कि वो 3 बार अवैध तरीके से पाकिस्तान कराची जाकर आई है। साजिया ने बताया कि एक बार साल 2013 में छोटा शकील की बेटी जोया की एंगेजमेंट में शामिल होने के लिए वो अपने बेटे और बेटी के साथ कराची गई थी। दुबई की पाकिस्तान जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट से सलीम का परिवार कराची एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां बिना जांच के और बिना पासपोर्ट पर स्टैंप लगाए उन्हें एंट्री दे दी गई। छोटा शकील का एक आदमी उन्हें एयरपोर्ट पर लेने आया था, जो उन्हें रिसीव कर सीधे छोटा शकील के घर ले गया। साजिया ने एनआईए को ये भी बताया कि 24 मार्च 2014 को छोटा शकील की छोटी बेटी अनाम की एंगेजमेंट और 18 सितंबर 2014 को छोटा शकील की बेटी जोया की शादी में शामिल होने के लिए भी वो अवैध तरीके से कराची गई थी, जहां एयरपोर्ट पर उसे और उसके परिवार को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला। यहाँ गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले फ्लाई पास में भारतीय नौसेना का एक खास विमान आसमान में अपना कमाल दिखाएगा। जानकारी के मुताबिक नौसेना का टोही विमान IL-38SD गणतंत्र दिवस पर होने वाले फ्लाई पास में शामिल होगा। ये पहला और आखिरी मौका है जब नौसेना का इल्यूजन 38SD विमान गणतंत्र दिवस के फ्लाई पास में हिस्सा लेगा। IL-38SD विमान को 17 जनवरी 2022 को नेवी से रिटायर कर दिया गया था। आपको बता दें कि ये टोही विमान 1977 में पहली बार भारतीय नौसेना में कमीशन हुआ था। 2 चरणों में कुल 5 IL-38SD टोही विमानों को नौसेना में शामिल किया गया था। ये विमान समुद्र में दुश्मन के जहाज, पनडुब्बी का पता लगाने और उन्हें तबाह करने की क्षमता से लैस थे। 1978 में इस टोही विमान ने ही उड़ान भरने के बाद लापता हुए एयर इंडिया के जंबो जेट का पता लगाया था। हालांकि 2002 में 2 इल्यूजन 38SD टोही विमान आसमान में आपस में टकरा गए थे। उस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई थी। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाले फ्लाई पास में कुल 50 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे, जिनमें एयर फोर्स के 45 और नेवी का 1 विमान शामिल है, जबकि आर्मी के 4 हेलीकॉप्टर भी फ्लाई पास में नजर आएंगे। तिब्बत में एवलांच की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत के डोकसोंगला इलाके में आए एवलांच में 8 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक चीन सरकार ने घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम भेजी है और रेस्क्यू का काम जारी है। रूस की पुतिन सरकार जल्द ही देश छोड़कर जाने वाले अपने नागरिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। नए कानून के तहत विदेश से वापस नहीं लौटने पर रूसी नागरिकों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यूक्रेन से जारी तनाव के बीच रूसी सेना लगातार बेलारूस के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें दोनों देशों की वायुसेना युद्धाभ्यास कर रही है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में एक की मौत हो गई, वहीं कई घायल हो गए। प्रदर्शनकारी कई महीनों से राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
अमेरिका के लॉस एंजलिस में दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। एक बार तैयार होने के बाद इस पिज्जा के 68,000 टुकड़े किए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान यादगीर के कोड़िकल में उन्होंने सिंचाई, पीने के पानी और दूसरी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिससे कर्नाटक के लाखों लोगों को फायदा होगा। पीएम मोदी ने रायनपुर लेफ्ट बैंक नहर विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकरण परियोजना का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर जनसभा में आए लोगों का पीएम मोदी ने कन्नड़ भाषा में अभिवादन किया। कर्नाटकದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में दशकों तक करोड़ों छोटे किसान भी हर सुख सुविधा से वंचित रहे। सरकारी नीतियों में उनका ध्यान तक नहीं रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के बारे में कभी नहीं सोचा। पक्का वोट कैसे बन जाए, हर योजना हर कार्यक्रम को इसी दायरे में बांध करके रखा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार वोट बैंक की राजनीति पर नहीं बल्कि विकास के मंत्र पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि सूरत चेन्नई आर्थिक कॉरिडोर का जो हिस्सा कर्नाटक में पड़ता है उसका भी आज काम शुरू हो गया। और कर्नाटक के यादगीर के बाद पीएम मोदी कलबुर्गी पहुंचे। यहाँ के मलखेड़ में उन्होंने बंजारा परिवारों को जमीन के टाइटल डीड वितरित किए और एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास किया। लेकिन कलबुर्गी की जनता तब हैरान रह गई जब पीएम मोदी ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। पीएम मोदी काफी देर तक ढोल बजाते रहे और जनता तालियों से उनका उत्साह बढ़ाती दिखी। कलबुर्गी में जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने सुशासन और सद्भाव का रास्ता चुना है, जबकि एक पार्टी जिसने इस राज्य पर सबसे अधिक समय तक शासन किया उसने केवल वोट बैंक बनाने पर ध्यान दिया। सबसे अधिक जिस दल का शासन यहां रहा उसने सिर्फ वोट बैंक बनाने पर ही ध्यान दिया। इन उपेक्षित परिवारों का जीवन बनाने की उन्होंने कभी नहीं सोची। पीएम मोदी ने कर्नाटक में कुल 10,800 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मई में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी दूसरी बार कर्नाटक पहुंचे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक से सीधे मुंबई पहुंचे। यहां उन्होंने 38,800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुंबई मेट्रो की 2 नई लाइन का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने मुंबई मेट्रो की लाइन 2A और लाइन 7 का उद्घाटन किया। पीएम ने मुंबई मेट्रो में भी सफर किया। इस दौरान वो मुंबई मेट्रो के वर्कर्स से भी मिले। पीएम मोदी के साथ मेट्रो में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी यात्रा की। मुंबई मेट्रो में यात्रा को आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया। मुंबई मेट्रो की 2 अहम लाइनों का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी वर्कर्स के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। न सिर्फ उन्होंने मेट्रो का सफर किया लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री ने इस सफर को आसान बनाने के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी आज लॉन्च किया। वहीं मुंबई गोवा हाईवे पर हुए एक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। मुंबई गोवा नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार में सवार 9 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं 4 साल का एक बच्चा घायल हो गया है। महाराष्ट्र के धुले जिले में करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। बिजली के खंभे में अचानक करंट उतरने से 10 साल का बच्चा खंभे से चिपक गया, जिससे उसकी मौत हो गई। एमपी के खंडवा में 2 पैसेंजर बसों की आमने सामने की टक्कर हुई। इस हादसे में 3 स्कूली बच्चों समेत 36 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सबको अस्पताल पहुंचाया। यूपी के बांदा में एक दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध देखा गया। गिद्ध की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी, लेकिन घंटों बाद भी वन विभाग की टीम नहीं पहुंची। इस गिद्ध का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर सारी दुनिया को चौंका दिया है। न्यूजीलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री ने 42 साल की उम्र में इस बड़ी जिम्मेदारी से रिटायरमेंट ले लिया, जिसका ऐलान उन्होंने नेपियर शहर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया। अपनी रिटायरमेंट की घोषणा करते वक्त जेसिंडा भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि इस बार गर्मियों में वो एक नए सत्र की तैयारी की उम्मीद कर रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। ये बोलते हुए उनका गला रुंध गया। And so today I'm announcing that I will not be seeking re-election and that my term as Prime Minister will conclude no later than the 7th of February. जेसिंडा आर्डन 42 साल की हैं। आमतौर पर बहुत कम ही लोग इस उम्र में इतने बड़े पद और इतनी बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंच पाते हैं। ऐसे में इतनी कम उम्र में राजनीति को अलविदा कहने के जेसिंडा के फैसले से सब हैरान हैं, लेकिन उन्होंने इसे अपना व्यक्तिगत फैसला बताया। This has been the most fulfilling 5.5 years of my life, but it has also had its challenges. I know what this job takes, and I know that I no longer have enough in the tank to do it justice. It's that simple. जेसिंडा आर्डन ने कहा कि लाजमी है कि उनके इस फैसले के बाद कयासों का बाजार गर्मा जाएगा, लेकिन इस इस्तीफे के पीछे कोई सीक्रेट नहीं है। The only interesting angle that you will find is that after going on 6 years of some big challenges, I am human. Politicians are human. We give all that we can for as long as we can, and then it's time. And for me, it's time. जेसिंडा आर्डन का इस्तीफा लागू होने से पहले 22 जनवरी को ही लेबर पार्टी अपना नया प्रमुख चुनेगी। न्यूजीलैंड में इसी साल अक्टूबर में चुनाव होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही जेसिंडा आर्डन ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। 5.5 साल पहले जब वो न्यूजीलैंड की पीएम बनी, तभी से अपने कामकाज के तरीके को लेकर दुनिया भर में चर्चा में रही। 2017 में 37 साल की उम्र में जेसिंडा आर्डन न्यूजीलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वो मां बनी और 2018 में वो तब सुर्खियों में आई जब अपनी 3 महीने की बेटी को लेकर वो UNGA में हिस्सा लेने पहुंची। 2021 में जेसिंडा आर्डन को दुनिया की सबसे महान नेता का खिताब मिला। फॉर्च्यून मैगजीन ने दुनिया के महान नेताओं की फहरिस्त में जेसिंडा को पहली रैंक दी। इसकी वजह थी कोरोना से निपटने में उनकी नीतियां। क्राइस्ट चर्च में हुई गोलीबारी की घटना पर संज्ञान लेना, साथ ही व्हाइट आइलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान उनके काम को लेकर वैश्विक स्तर पर काफी सराहना हुई थी। अपने कार्यकाल के दौरान कोरोना की वजह से 2 बार जेसिंडा ने अपनी शादी भी कैंसिल की। राजनीति में दिलचस्पी रखने वाली जेसिंडा आर्डन 2001 में 18 साल की उम्र में न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी से जुड़ी थी।